थर्ड वन संश्लेषी एंजाइम, सिंथेसिस एंजाइम या पॉलीमरेज एंजाइम। ये डीएनए स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोटाइडों का बहुलकीकरण कर देते हैं, मतलब डीएनए से डीएनए बना देते हैं या डीएनए से आरएनए बना देते हैं। डीएनए के छोटे अणुओं के संश्लेषण के लिए इन एंजाइमों का उपयोग किया जाता है, डीएनए बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। पॉलीमरेज एंजाइम या सिंथेसाइज एंजाइमों को दो भागों में बांटेंगे। एक है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अगर आरएनए पहले बोला जा रहा है और उस पर डिपेंड है डीएनए, इसका मतलब आरएनए से बनेगा यहां पर डीएनए, और इस क्रिया को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? डीएनए से आरएनए बनना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? आरएनए से उल्टा डीएनए बन रहा है। अगर डीएनए से ये आरएनए बनता है तब तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से उल्टा डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। तो देखो किससे कौन बनेगा? जो पहले बोला जा रहा है उससे सेकंड वाला बनता है। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसका मतलब आरएनए से कौन बनेगा? डीएनए। देखो इन एंजाइम की सहायता से आरएनए टेम्पलेट पर या आरएनए की जो भुजा उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है, सी डीएनए बनता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? आरएनए से डीएनए बनता है और उस डीएनए का नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या उसको शॉर्ट में बोलते हैं सी डीएनए। तो एक एंजाइम हो गया जो आरएनए से डीएनए बना रहा है, उसका नाम हो गया आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा कौन सा स्टूडेंट्स? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मींस डीएनए इधर उधर भी डीएनए, तो डीएनए से डीएनए बनेगा और इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो ये एंजाइम क्या करता है? देखो डीएनए टेम्पलेट से नए डीएनए का निर्माण करता है, मींस डीएनए से डीएनए बनाता है, और इस घटना को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बोले तो रेप्लिकेशन, आरएनए से डीएनए बोले तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से आरएनए बनाना हो तो ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम क्या होता है इस एंजाइम का? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का, जो आरएनए से डीएनए बना रहा है, मींस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, उस एंजाइम का ही नाम क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्यों नाम पड़ा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, उल्टा ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनना। ये क्या कर रहा है? आरएनए से उल्टा डीएनए बना रहा है। तो देखो ये आरएनए, इससे तीर इधर लगा हुआ, क्या बन रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इस घटना को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और एंजाइम हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देन जोड़ने वाले एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम, ये वो वाले एंजाइम होंगे जो दो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ते हैं, जिनको लाइगेज बोलते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं? दो डीएनए खंडों को या फ्रेगमेंट्स को फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड उत्पन्न करके जोड़ने का काम करते हैं। देखिए वेक्टर डीएनए मींस वाहक डीएनए, जनरली ये प्लाज्मिड होता है, गोल होता है। दूसरा डिजायर्ड डीएनए, वांछित डीएनए, जिसकी हमें कॉपीज बनानी है, जो हमारा डीएनए या किसी प्रोक्यूरिटी इक्विटी कोशिका जिसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, ये दोनों डीएनए एक एंजाइम जोड़ देगा इसको, जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। तो लाइगेज का काम क्या है? दो डीएनए को या डीएनए के टुकड़ों को जोड़ना, तो बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नया डीएनए बनेगा, क्या कहलाएगा? आरडीएनए या पुनर्संयोजी डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उदाहरण है इसका इस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु, वह T4 जीवाणु भोजी से प्राप्त लाइगेज। किससे प्राप्त हो रहा है लाइगेज? ये वाला इस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु से, या फिर T4 जीवाणु भोजी जो वायरस है उससे प्राप्त होने वाला लाइगेज, जिसको T4 डीएनए लाइगेज कहते हैं। वायरस वाले लाइगेज को क्या बोलते हैं? T4 डीएनए लाइगेज का प्रयोग इस तकनीक में ज्यादातर किया जाता है। पांचवें ग्रुप के एंजाइम है क्षारीय फास्फेटेज या एल्केलाइन फास्फेटेज एंजाइम। ये क्या करते हैं? देखिए जो प्लाज्मिड होता है वो वर्ताकार होता है, सर्कुलर होता है, हम पढ़ रहे हैं पहले से ही, इस तरह से गोल होता है वो, इस तरह से। अगर इसको हम काट दे कहीं से, मान लो हमने ये कट लगाया, तो इसको क्या होना चाहिए था? कट लगाने के बाद सीधा होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था इस तरह से, लेकिन इस तरह से ये नहीं होता है। थोड़ी देर बाद में वापस ये सर्कुलर हो जाता है। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है उसकी वर्ताकार रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे आप कट मारोगे फिर वापस जुड़ जाएगा वो, फिर कट मारोगे आप फिर वापस जुड़ जाएगा, जबकि हमें तो क्या चाहिए? सीधा चाहिए, लीनियर चाहिए, रेखीय चाहिए। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हमने कट लगाया तो कट से फिर क्या करेगा? ये कट लगते ही वापस थोड़ी देर में सर्कुलर हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर होने की इसकी प्रबल प्रकृति होती है। जबकि विजातीय डीएनए जो हमें उसके अंदर डीएनए जोड़ना है, इसके अंदर जो डीएनए लगाना है काटने के बाद में, यहां पर जो डीएनए लगाना है हमें, उसके लिए क्या होना चाहिए? इसको सीधा रहना चाहिए। तो विजातीय डीएनए या फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ने के लिए प्लाज्मिड का कैसा होना जरूरी है? लीनियर होना जरूरी है या रेखीय होना
जरूरी है। प्लाज्मिड के 5 प्राइम सिरे से फॉस्फेट ग्रुप को हटा देते हैं। तो अब ये पुनर्वर्ताकार नहीं होगा, तो एल्केलाइन फास्फेटेज एंजाइम का काम क्या हो गया, डीएनए को, वर्तुल डीएनए को कट लगाने के बाद में या प्लाज्मिड को कट लगाने के बाद में सीधा रखना या लीनियर रखना या रेखीय रखना। तो ये एंजाइम सारे पूरे हो गए। अब स्टडी करेंगे विजातीय डीएनए की, या एलाइन डीएनए या फॉरेन डीएनए या वांछित डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, टारगेट डीएनए, लक्ष्य डीएनए, पैसेंजर डीएनए, यात्री डीएनए, सोर्स डीएनए, स्रोत डीएनए, सिंथेसाइजिंग डीएनए या संश्लेषी डीएनए। एक ही शब्द है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है, जो हमारे काम का डीएनए है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसका एक नाम और होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है या हमारे काम का डीएनए है। उसके इतने नाम है, इनमें से कोई भी नाम आ गया इसका मतलब उसी डीएनए की बात हो रही है, डिजायर्ड डीएनए की बात हो रही है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। डिजायर्ड डीएनए, फॉरेन डीएनए कहते किसे, वह डीएनए जिसको वाहक डीएनए के साथ जोड़ के एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित कर देते हैं, वही विजातीय डीएनए, फॉरेन डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड डीएनए के नाम से जाना जाता है। अब ये कौन कौन हो सकता है, ऐसा कौन कौन है जो वांछित डीएनए हो सकता है, विजातीय डीएनए हो सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हो सकता है, सी डीएनए। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बना हुआ डीएनए सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनना। तो आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एंजाइम कौन सा था, उसके दो नाम थे, या तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या फिर उसको बोल रहे थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इसकी सहायता से आरएनए के टेम्पलेट पर, आरएनए के रज्जु पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का संश्लेषण होता है। मींस एमआरएनए से आरएनए से क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए। इसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और बनने वाला सी डीएनए क्या हो जाएगा, हमारा वांछित डीएनए या विजातीय डीएनए या फॉरेन डीएनए हो सकता है। सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का संग्रह करना सी डीएनए लाइब्रेरी कहलाता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हमने रख लिया, कहीं उसका संग्रह कर लिया, तो वो कहलाएगी सी डीएनए लाइब्रेरी। सी डीएनए को वाहक में डाल के, वाहक बोले तो प्लाज्मिड, वाहक में डाल, जनरली प्लाज्मिड, हमेशा प्लाज्मिड नहीं, सी डीएनए को वाहक में समाकलित करके या जोड़ के क्लोनिंग द्वारा सी डीएनए की बहुत सारी कॉपियां इकट्ठी कर लेते, बना लेते और उसको संग्रहित कर लेते हैं। दोबारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को वाहक डीएनए, जनरली वाहक कौन होता है, प्लाज्मिड। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने बनाया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनाया है, उसको वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ के आरडीएनए बना लेते हैं। आरडीएनए में कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, तो बहुत सारी कॉपियां उसकी बन जाएगी बाद में और उसको कर लेते हैं हम संग्रहित। दूसरा संश्लेषी डीएनए या सिंथेसिस डीएनए या एस डीएनए। दूसरा डीएनए कौन सा होगा, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड डीएनए हो सकता है, वो होगा संश्लेषी डीएनए या सिंथेसाइज डीएनए या एस डीएनए। ये डीएनए से डीएनए बनता है। कौन सा एंजाइम डीएनए से डीएनए बनाता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये डीएनए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से डीएनए टेम्पलेट भी बनता है, यानी बनाने वाला भी डीएनए, बनने वाला भी डीएनए। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए से डीएनए बना, वो भी क्या हो सकता है, वांछित डीएनए या डिजायर्ड डीएनए या फॉरेन डीएनए हो सकता है। बिना टेम्पलेट पर लैब में फ्री न्यूक्लियोटाइड्स की सहायता से भी आप डीएनए बना सकते हैं। ये लेटेस्ट टेक्निक आ गई, कृत्रिम डीएनए बन जाता है पूरा पूरा। अगला वांछित डीएनए हो सकता है रैंडम डीएनए या कैपिटल आर डीएनए। देखिए छोटा आर आता है तब तो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वेक्टर डीएनए, डिजायर्ड डीएनए दोनों को जोड़कर बना हुआ, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्मॉल आर डीएनए। और अगर कैपिटल आर आता है तो उसके लिए शब्द है रैंडम डीएनए, या रैंडम डीएनए के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कैपिटल आर डीएनए। और जो दो डीएनए के जुड़ने से नया बन रहा है उसको बोलेंगे छोटा आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रैंडम डीएनए तो क्या होता है, डीएनए का वह छोटा टुकड़ा जो किसी जीव के क्रोमोसोम की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटने पे मिलता है। हमने पूरा डीएनए लिया, उसका टुकड़ा काट लिया, छोटा टुकड़ा निकाल लिया, वही क्या कहलाता है, रैंडम डीएनए या आर डीएनए। इसका उपयोग भी डिजायर्ड डीएनए की तरह कर सकते हैं। तो डिजायर्ड डीएनए कौन कौन हो गए, एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बना हुआ सी डीएनए, दूसरा डीएनए से बना हुआ डीएनए, और तीसरा रैंडम डीएनए। व्हाट इज रैंडम डीएनए, किसी भी डीएनए का टुकड़ा हमने काटा कहीं से टुकड़ा, वो टुकड़ा क्या कहलाता है, रैंडम डीएनए। तो ये सारे डिजायर्ड डीएनए हो सकते हैं। अगर स्मॉल आर है फिर डीएनए तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या
पुनर्संयोजी डीएनए, इसको स्मॉल आर से लिखते हैं। अगर कैपिटल आर आ गया तो वो रैंडम डीएनए। रैंडम डीएनए कौन सा हो गया? डीएनए का टुकड़ा या डीएनए का खंड। अब हम आ गए वाहक डीएनए या वेक्टर डीएनए या क्लोनिंग वाहक डीएनए, जो डिजायर्ड डीएनए के साथ जुड़ के आरडीएनए बनाता है। तो वह डीएनए जो किसी विजातीय डीएनए, विजातीय डीएनए कौन सा होता है? डिजायर्ड डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी उपयुक्त प्रपोषित कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए वाहक का काम करता है, उसे वेक्टर या वाहक डीएनए कहते हैं। फिर से देखिए, ऐसा डीएनए जो डिजायर्ड डीएनए को किसी होस्ट सेल में डालने के लिए काम में आता है या उसके साथ जोड़ के होस्ट सेल में डाला जाता है, वो डीएनए क्या कहलाता है? वेक्टर डीएनए या वाहक डीएनए या क्लोनिंग वाहक कहलाता है। अब एक वाहक में क्या क्या गुण होने चाहिए? एक तो वाहक में रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है, इसलिए इसको रेप्लिकोन कहते हैं। हम जैसे इस्सेरेसिया कोलाई का प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड होता क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। मान लेते हैं मुख्य डीएनए है और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड है, यहां इसको क्या काम में लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी में? वाहक के रूप में। इसकी क्या विशेषता होती है कि ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, ये स्वतंत्र रूप से मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। तो एक वाहक का गुण होता है कि वाहक में रेप्लिकेशन करने की, अपनी जैसी कॉपीज बनाने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए वाहक को रेप्लिकोन्स भी कहते हैं। वाहक डीएनए का दूसरा नाम निकल के आ रहा है यहां, रेप्लिकोन। अधिकतर डिजायर्ड डीएनए या विजातीय डीएनए में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। स्टूडेंट्स, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो डिजायर्ड डीएनए है या वांछित डीएनए है, वो कभी भी स्वतंत्र रूप से यानी अकेला कभी अपनी कॉपीज नहीं बना सकता। लेकिन यदि उसी विजातीय डीएनए को या वांछित डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ दिया जाए तो वेक्टर में क्या क्षमता पाई जाती है? वेक्टर तो कॉपीज बना सकता है बहुत सारी। तो जैसे हमारे डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ देंगे तो वेक्टर जब रेप्लिकेट होगा, बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, तो साथ साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड डीएनए की भी बहुत सारी कॉपियां बन जाती है। क्लोनिंग वाहक में क्या क्या गुण होने चाहिए? एक तो उसका कॉपी नंबर उच्च होना चाहिए। कॉपी नंबर क्या होता है कि जैसे ही हमारा डिजायर्ड डीएनए वेक्टर डीएनए के साथ जुड़ा तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बननी चाहिए, और जितनी कॉपीज बनेगी ना उतना ही उसका कॉपी नंबर होगा। तो कॉपी नंबर उच्च होना चाहिए किसका? क्लोनिंग वाहक का। बहुत सारी कॉपीज बनाने वाला होना चाहिए वो। तो विजातीय डीएनए या डिजायर्ड डीएनए को वाहक डीएनए के साथ जोड़ने पर उसकी जितनी कॉपीज बनती है उसी को उसका कॉपी नंबर कहते हैं। और एक क्लोनिंग वाहक में, एक वेक्टर में कॉपी नंबर उसका हाई होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई जिसको बोलते हैं, ये वो वाला सीक्वेंस होता है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है। कोई भी प्लाज्मिड है उसकी एक जगह ऐसी होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उस क्रम को क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई। और जब इस अनुक्रम से विजातीय डीएनए जुड़ेगा तो ही कोशिका में उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेगी। इसका मतलब प्लाज्मिड का या वाहक का वो वाला स्थान जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसी को बोलते हैं ओराई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और वहीं पे जोड़ते हैं बाहर वाले या डिजायर्ड डीएनए को। नोट दिस सीक्वेंस इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। ये जो ओराई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये कॉपी नंबर कितने बनने वाले उसको भी कंट्रोल करती है। क्लोनिंग वाहक की अगली विशेषता है, इसमें आसानी से विजातीय डीएनए लिंक हो जाना चाहिए, मींस जुड़ जाना चाहिए। क्लोनिंग वाहक ऐसा हो जिसमें डिजायर्ड डीएनए आसानी से जुड़ जाए, उसके लिए कोई अलग से तकनीक लगाने की या बहुत परेशान होने की जरूरत ना हो। ये परपोषी कोशिका में रेप्लिकेशन के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब जिस भी कोशिका में डालेंगे, इस्सेरेसिया कोलाई में डालेंगे, तो वहां ये स्वतंत्र रेप्लिकेशन भी करने की क्षमता रखना चाहिए। ये परपोषी कोशिका से आसानी से प्रवेश करने वाला और आसानी से वापस निकलने वाला होना चाहिए। वाहक ऐसा हो, वाहक जो प्लाज्मिड है या जो भी वाहक काम में लेंगे, जरूरी नहीं प्लाज्मिड, कोई भी वाहक काम में लेंगे वो कोशिका में, होस्ट कोशिका में चला भी जाए और होस्ट कोशिका से वापस भी आसानी से निकल जाए, इस तरह का होना चाहिए। वाहक अणु में विशिष्ट प्रतिबंधित स्थल होने चाहिए, प्रतिबंध स्थल होने चाहिए। वाहक अणु में क्या होने चाहिए? रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन साइट? रेस्ट्रिक्शन साइट वो होती है जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपना काम करता है। तो किसी भी वाहक अणु में क्या होना चाहिए? विशिष्ट प्रतिबंध स्थल या रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, जिनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आसानी से कट कर दे, विदलित कर दे, ताकि विजातीय डीएनए उसकी जगह, उस वेक्टर में उस जगह जहां कट गया वहां पर बाहर वाला डीएनए या फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट आराम से डाला जा सके। इसमें चिन्हित स्थल या सेलेक्टेबल मार्कर साइट्स भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? चिन्हित स्थल होने चाहिए या सेलेक्टेबल मार्कर साइट्स होनी चाहिए जो रूपांतरित कोशिका के चयन में सहायक हो। मतलब इसमें मार्कर साइट भी होनी चाहिए ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड डीएनए कहां जुड़ा हुआ है।
तो वो मार्कर साइट भी इसके अंदर होनी चाहिए। वेक्टर या क्लोनिंग वाहक की साइज ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, साइज ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, साइज छोटी होनी चाहिए ताकि इसमें हेरफेर या मैनिपुलेशन आराम से किया जा सके। तो वेक्टर या वाहक का आकार छोटा होना चाहिए ताकि इसमें हेरफेर या मैनिपुलेशन आराम से हो जाए। वेक्टर या वाहक का आकार या साइज छोटी होनी चाहिए जिससे हेरफेर या मैनिपुलेशन आराम से हो जाए। वांछित डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए, जो डीएनए हमने उसके अंदर जोड़ा है उसकी अभिव्यक्ति के लिए उस वाहक के अंदर प्रोमोटर होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए, इस तरह के नियंत्रक या रेगुलेटर पाए जाने चाहिए। कौन से रेगुलेटर होने चाहिए? प्रमोटर और ऑपरेटर। वाहक ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा रूपांतरण सरल और दक्ष हो, ऐसा वाहक होना चाहिए, ऐसा वेक्टर होना चाहिए कि आराम से वो रूपांतरण कर दे जैसा हम चाहते हैं वैसा।